हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवेंद्र तिवारी और मैं हूं एक बीएमएस स्कॉलर। तो देखिए यहाँ पे जो है हम पारिक जो गोविंद पारिक की बुक है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला पेज पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबकी ट्रिक बनाना उचित नहीं होता है, क्योंकि आप सबका ट्रिक याद नहीं कर पाएंगे। और जब ट्रिक के चक्कर में अगर पढ़ते हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं आपकी, क्योंकि किसका ट्रिक कहाँ पे लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इस चक्कर में आप बहुत सारा चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बजाय अगर आप रेगुलर वे में इसी चीज़ को अगर आप जितना रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, वो आपको याद होता जाएगा कि इस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज़ें हैं। तो जब वो आंखों से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप उसको पलटेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कैसे आपको इसको रिवाइज करना है और किसको कैसा मतलब यहाँ पे लिखा गया है, ताकि एक तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो बहुत ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं और इसको आपको कंठस्थ कर लेना है कि ऐसा ऐसा है, या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो करेक्ट है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है। तो चलिए चालू करते हैं। मैं कुछ टेबल्स भी बनाऊंगा और कुछ यहाँ पे छोटी मोटी ट्रिक्स भी होंगी। ठीक है, लेकिन आपको जो है अगर बिना ट्रिक के याद होता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पेज जो है उसमें कौन कौन से तुलनात्मक अध्ययन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला है वो है त्रिसूत्र। ठीक है, त्रिसूत्र जो दिया हुआ है उसमें जो है सबसे पहला जो है जो त्रिसूत्र, तो ये कहाँ पे आया हुआ है, तो अगर कहाँ पे आया है तो ये चरक सूत्र स्थान 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिसूत्र जो है वो चरक सूत्र स्थान 1 में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, तीन चीजें क्या क्या आती है, हेतु, लिंग और औसत। ठीक है, इसको ही त्रिस्कंध भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि हेतु, लिंग, औसत। हेतु के बिना लिंग और औसत कुछ नहीं है। अगर लिंग मतलब लक्षण के बिना हेतु और औसत कुछ नहीं है, और औसत के बिना अगर आपके पास हेतु और लक्षण है तो भी औसत कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों चीज जो है वो तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। त्रिसूत्र या त्रिस्कंध में क्या क्या चीजें आती है, हेतु, लिंग, औसत। ठीक है, ये चरक सूत्र 1 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो त्रिदंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, तो त्रिदंड को पुरुष की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो पुरुष कहते हैं उसकी भी संज्ञा त्रिदंड को दी गई है। तो देखिए दंड का मतलब हो गया, अगर हम शरीर में दंड करें तो शरीर में दंड करेंगे तो सबसे पहले किसको लगेगा, शरीर को लगेगा, फिर किसको लगेगा, आत्मा को लगेगा, फिर सत्व को लगेगा। या फिर आप इसको बहुत से बच्चे सास करके भी याद करते हैं, SAS सास। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिस्थूल और त्रिस्तंभ। देखिए ये दोनों जो है वो सेम है। देखिए वात पित्त कफ, वात पित्त और ऐसा मान लेते हैं ये कफ है। ठीक है, ये जो है ये तीन हमारे शरीर के खंभे हैं। ठीक है, या स्तंभ हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के में ही हमें क्या करना है, हमें तो अपनी बॉडी को अच्छे से रखना है। ठीक है, तो उसके लिए इनका जो निचला भाग है या जो इनके खंभे हैं वो स्थूल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो स्थूल नहीं होंगे तो हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये त्रिस्थूल या तीन स्तंभ है। कौन है, वात पित्त कफ, तो ये दोनों समानता है। उसके बाद आता है त्रय उपस्तंभ। ठीक है, तीन उपस्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आपको पता है कि वाग्भट जो थे उन्होंने ब्रह्मचर्य की जगह में अब्रह्मचर्य का बताया है। ठीक है, अब्रह्मचर्य को माना है। ठीक है, तो अब्रह्मचर्य वाग्भट ने माना। उसके बाद त्रिस्कंद आपने ऊपर पढ़ ही लिया, जिसको कि हम त्रिसूत्र भी कहते हैं। और स्कंद त्रय, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें हेतु, दोष और द्रव्य जो है, हेतु, दोष और द्रव्य जो है ये तीनों आते हैं। तो ये क्वेश्चन बन भी चुका है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि स्कंद त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य, हेतु, लिंग, औसत जो है वो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद है, जबकि हेतु, दोष और द्रव्य जो है वो स्कंद त्रय है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो आता है धूमपान के भेद। अब ये जो धूमपान के भेद है इसमें जो है आप देखेंगे कि
जो चरक थे उन्होंने 3 माने, जो सुश्रुत थे उन्होंने 5 माने, सारंगधर ने 6 माने। यहाँ पे वाग्भट का नहीं दिया हुआ है, तो हम जब अभी टेबल बनाएंगे तो उसमें वाग्भट का देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे धूमपान भेद के जो चरक 3, सुश्रुत 5 और सारंगधर 6 बताते हैं, उसको अब हम टेबल फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो अपन टेबल बना रहे हैं एक, आप बुक में ही कहीं पे भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लेना है जैसे कि विरेचनिक है, ठीक है। तो विरेचनिक के लिए बी ले लीजिए, एस ले लीजिए स्नेहनिक के लिए, और पी से हो जाएगा आपका प्रायोगिक, ठीक है। उसके बाद कासग्न, और फिर आ जाएगा वामनीय, और जो लास्ट है वो है व्रणधूपन, ठीक है। तो ये टेबल आपकी रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो है चरक ने जो है 3 माना है, ठीक है। जो चरक हैं उन्होंने 3 माना हुआ है, ठीक है। तो जो चरक ने 3 माने हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए चरक ने ये जो है 24 इनकी, ठीक है, ये 24 माना है। उसके बाद जो है ये 32 है, और ये प्रायोगिक जो है ये 36 माना है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि चरक ने कितने माने हैं तो आपको आंसर जो लगाना है वो 3 ही लगाना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कासग्न में कितने माने हैं तो उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन करते हुए जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 अंगुल जो है इसका भी प्रमाण माना है, ठीक है। तो ये प्रमाण की बात हो रही है, ठीक। चरक ने माने तो 3 ही है, ठीक है, विरेचनिक, स्नेहनिक और जो है प्रायोगिक। लेकिन चरक चिकित्सा सूत्र 18 में उन्होंने बता दिया कि 8 से 10 अंगुल हम कासग्न में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आते हैं सुश्रुत, ठीक। जो सुश्रुत हैं उन्होंने 5 माना है, ठीक। और जब 5 माना है तो कौन कौन से माने हैं, तो देखिएगा इसमें जो 5 माने हैं इसमें 24 है, ठीक है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 48। आपको याद करना है 24, 32, 36। देखिए 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पे जो है प्रायोगिक जो होता है वही बदलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि विरेचनिक और स्नेहनिक कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो है इसको माना है कासग्न को 16 अंगुल, और इसे जो है ये भी 16 अंगुल माना है। 5 जो होते हैं ये 5, इन्होंने व्रणधूपन को नहीं माना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं वाग्भट। वाग्भट ने जो है 6 के 6 को माना है। यहाँ पे जो 6 नाम हमने लिखे हैं तो इसमें जो उन्होंने बदला कि 24, 32 और इन्होंने जो है प्रायोगिक को 40 मान लिया। उसके बाद जो है इन्होंने इसको 10 अंगुल माना है, कासग्न को। वामनीय को भी 10 अंगुल माना है, और जो हमारा लास्ट बचता है व्रणधूपन उसको 8 अंगुल माना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो वाग्भट थे उसमें ही जो अष्टांग हृदय वाले थे, ठीक है। अष्टांग संग्रह वाले ने तो ये बताया, अष्टांग हृदय वाले ने सेम सब कुछ बताया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज अलग कर दी कि उन्होंने बोल दिया कि 8 से ये 10 अंगुल जो है व्रणधूपन का जो वर्णन किया उसमें 8 से 10 अंगुल बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है जो सारंगधर थे वो आते हैं। सारंगधर ने भी 6 माने हैं, ठीक है, सारंगधर ने भी 6 माने हैं। तो जो सारंगधर ने 6 माने हैं ये सब सेम माने हैं, इन्होंने अष्टांग हृदय ने। तो इन्होंने जो बोला वो बोला 24, ठीक है, यहाँ पे फिर से 32 और यहाँ पे 40। जो वाग्भट ने माना है उसी को सारंगधर ने भी माना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने चेंज क्या किया कि इसको मान लिया 16 अंगुल, ठीक है, और यहाँ पे 10 अंगुल और यहाँ पे 10 अंगुल, ठीक है, व्रणधूपन में 10 अंगुल। तो इस प्रकार जो है इसको जो है उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे। अब देखिए जो विरेचनिक था, ठीक है, जो विरेचनिक था उसको अलग अलग नाम से बोला गया। क्या क्या नाम से बोला गया, तो इसको बोला गया शोधन, शोधन बोला गया, और तीक्ष्ण बोला गया। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया। तो देखिए जो विरेचनिक है उसको विरेचन करवाना है तो वो क्या हो रहा है, शोधन हो रहा है उसका, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और वो तीक्ष्ण देंगे तो तीक्ष्ण शोधन। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। साथ में जो स्नेहनिक है, जो स्नेहिक है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो किसी का स्नेहन करेंगे तो क्या होगा, बृहण होगा, ठीक है, तो उससे शरीर क्या होगा, मृदु होगा, ठीक है। तो ये बृहण और मृदु। उसी प्रकार प्रायोगिक जो होता है तो प्रायोगिक को क्या बोला है, शमन और मध्यम,
तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है कि प्रायोगिक को समन और मध्यम, स्नेहनी को बृहण और मृदु, और जो हमारा विरेचनिक है उसको हम तीक्ष्ण और शोधन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका देखिए कितना सारा वो बच जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे धूमपान का भेद जो था उसको क्लियर किया, और धूमपान नेत्र प्रमाण जो था अंगुल प्रमाण उसको भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये पूरा आपका आ गया। उसके बाद आता है कि प्रायोगिक धूमपान के काल कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो प्रायोगिक धूमपान के काल जो होते हैं इसको भी आप थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रायोगिक धूमपान के काल के लिए यहाँ पे छोटा सा जगह दिया हुआ है, उसी में आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए काल करके लिख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वहाँ पे हमने BSP लिया था, यहाँ पे हम लेंगे BPS। ठीक, अब देखिए जो चरक हैं, चरक ने तो सिर्फ प्रायोगिक में ही 8 मान लिया है, तो इनका टोटल अगर लिखें तो ये सिर्फ 8 ही मानते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत ने सब में अलग अलग माना। जैसे कि इस विरेचनिक में 3 माना, प्रायोगिक में 4 माना, और जो हमारा स्नेहनिक है उसमें 5 माना। तो इनके जो टोटल हो जाते हैं वो हो जाते हैं 12। इसके बाद जो है वाग्भट आते हैं। वाग्भट जो हैं, वाग्भट ने क्या किया कि उन्होंने विरेचनिक में 5 माने, इसमें 8 माने और इसमें 11, तो टोटल इनके हो जाते हैं 24। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कि चरक ने प्रायोगिक में कितने बार, तो ये 2 बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी आए। तो ये 2 बार पूछा जा चुका है आपका कि चरक ने प्रायोगिक जो धूमपान काल है उसको कितना माना है, तो 8 माने हैं। ठीक है, तो ये पहले ही आ चुका है या 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको आपको देख के रखना है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि हम धूमपान काल की बात कर रहे थे, तो धूमपान काल में यहाँ पे देखिए जो चरक ने माना है वो 8 तो हैं, स्नेहन, भोजन, वमन, छींक, दातून, नस्य, अंजन एवं निद्रा के पश्चात। ठीक है, उसके बाद जो वाग्भट हैं उनका हमने बता दिया कि जो प्रायोगिक, और हमने नाम भी पढ़े इसके कि कैसे कैसे आपको याद रखना है, किसका नाम क्या रखा गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन है यहाँ पे सुश्रुत का। सुश्रुत का आप देखेंगे तो सुश्रुत वाले में आप जब इसके प्रायोगिक और आप विरेचनिक देखिए सबसे पहले, तो इसमें आप देखेंगे कि स्नान 2 बार आया कि स्नान कराने के बाद प्रायोगिक धूमपान का काल में स्नान के बाद कौन कौन सा देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बार स्नान आया, तो अगर आंसर में दोनों जाए तो दोनों आपको लगाना है कि प्रायोगिक भी है विरेचनिक भी है। ठीक है, इसके साथ ही आप जब स्नेहनिक देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मूत्र त्याग, मैथुन, छौतु, हंसना एवं क्रोध, ये सब जो हैं ये सब वात प्रधान है। ठीक है, तो वात प्रधान है तो आपको ऐसे याद रखना कि वात प्रधान वाले में स्नेहनिक देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा बृहण कर्म को आप सोच सकते हैं कि छर्दी के पश्चात दीवा स्वप्न करेंगे तो भी बृहण, स्नान करेंगे तो भी बृहण, छर्दी करेंगे तो भी बृहण। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो कफ वाली चीजें हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं विरेचनिक। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रकर्म, दंत प्रक्षालन, भोजन, ये थोड़े से अलग चीजें हैं प्रायोगिक में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं निद्रा के भेद। निद्रा के भेद से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बन चुका है कि जो धूमपान होता है वो मुख, नासा और उभय जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए धूमपान जो है ये सबको आप भी नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, जहाँ पे भी आप लिखना चाहें। अगर आप बुक में लिख रहे हैं तो बुक में भी लिख सकते हैं, पेंसिल या, ठीक है। और अगर आप, तो देखिए मुख से जो है यहाँ पे आपको याद रखना है वामनीय। वामनीय मतलब वमन कराने वाला कहाँ से कराएंगे? मुख से, ठीक है। और कासग्न जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से होगा? मुख से। कास कहाँ से वो होता है? मुख से। तो इसलिए जो धूमपान कराएंगे वो मुख से किसके किसके लिए करा रहे हैं? वमन के लिए, मतलब वामनीय और कासग्न के लिए, ठीक। इसके बाद जो है नासा की बात करते हैं, ठीक। नासा में कहाँ से, नासा में किसके किसके लिए? तो विरेचनिक, जो विरेचनिक है उसको देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक जो प्रायोगिक है, प्रयोग मार्ग से, तो वो क्या है? प्रायोगिक, ये भी हमारा नासा से जाता है। और एक जो आता है वो होता है उभय, ठीक, उभय। तो उभय में कौन कौन आ जाएंगे? जो बच गए स्नेहनिक,
स्नेहिक और मृदु, ये दोनों जो आते हैं ये उभय में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुख्य मार्ग से किसके लिए, वामनीय, कासग्न, नासा से क्या करवा रहे हैं, विरेचनिक और प्रायोगिक। प्रयोग किससे, प्रयोग विरेचन का किससे करा रहे हैं, नासा से। ऐसे करके आपको याद रखना है। उभय जो है, उभय में हम स्नेहिक और मृदु ऐसे करके ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कि नासा मार्ग से जो धूमपान देते हैं वो किसके किसके लिए देते हैं, तो विरेचनिक और प्रायोगिक, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने तो देखिए यहाँ पे है अब निद्रा के भेद। ठीक है, निद्रा के भेद जब हम देखते हैं तो यहाँ पे चरक ने 6 बताए हैं। ठीक है, तमोभवा, श्लेष्मभव, समुद्भवा, मनो शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तरी और रात्रि स्वभाव प्रभा। यहाँ पे जो रात्रि स्वभाव प्रभा है उसको उन्होंने भूधात्री की भी संज्ञा दी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि भूधात्री किसको कहा है, रात में भूत किसको दिखते हैं, तो रात में भूत दिखते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो रात्रि स्वभाव प्रभाव, ठीक है, तो उसको भूधात्री भी कहा है। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ पे आया है, तो चरक सूत्र स्थान 21 में अष्टोनिंदतीय जो अध्याय है उसमें इन्होंने किया है। ठीक, इसके बाद है सुश्रुत जो है, सुश्रुत ने 3 मानी है। कौन कौन सी, वैकारिकी, तामसी और स्वभाविकी। ठीक है, ये 3 ही मानी है इन्होंने, लेकिन इसका वर्णन कहाँ पे आया है, तो सुश्रुत शरीर स्थान जो है 4 में इसका वर्णन किया है उन्होंने। वाग्भट ने 7 बताया, लेकिन इन्होंने चरक के ही जैसा 6 बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो मना शरीर संभवा है उसको इन्होंने 20 से तोड़ दिया। बोला मना अलग है और शरीर श्रम संभवा अलग है, तो अलग अलग करके उन्होंने 7 बना दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद जो है दधि के भेद बता दिए। ठीक है, दधि के भेद बता दिए। तो देखिए सुश्रुत जो थे उन्होंने 7 बताए दधि के भेद, और जो भाव प्रकाश थे उन्होंने 5 बताए। ठीक है, 5 इन्होंने दधि के भी भेद बताए, और जब ये तक्र के भेद जब हम पढ़ेंगे, भाव प्रकाश का जब वो पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो है तक्र के भी भेद 5 ही बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब इन्होंने जो है 5 भेद दधि के कौन कौन से बताए, तो उन्होंने बोला कि दधि अगर मंद हो स्वाद में तो उसमें मंद होना चाहिए, मंद मतलब एक प्रकार का। फिर एक बता दिया उन्होंने स्वादु, ठीक है, स्वाद आया है। फिर एक बता दिया कि अगर वो थोड़ा अम्ल हो जाए तो स्वादु अम्ल। ठीक है, इसके बाद अगर अम्ल से स्वादु से हट जाए तो वो अम्ल हो जाएगा, और फिर अगर ज़्यादा ही अम्ल हो जाए तो उसको उन्होंने अत्य अम्ल का वर्णन किया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 ये जो है ये दधि के भेद बता दिए भाव प्रकाश ने। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो है आधारणीय वेग की बात करते हैं, तो आधारणीय वेग में देखेंगे कि चरक ने 13 वेगों का वर्णन किया। कहाँ पे किया, तो चरक सूत्र स्थान 7वें में इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद जो है अगर क्वेश्चन बने कि वाग्भट ने कितने का वर्णन किया है, तो 13 बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 13 ना हो 14 हो तो 14 भी आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है चरकोक्त उद्गार जो है उसके स्थान पे इन्होंने कास को माना है। ठीक है, लेकिन कास के भी कुछ लक्षण होंगे, कुछ जिसके वजह से इन्होंने माना। ठीक है, तो उन लक्षणों को हम याद करेंगे। जैसे कि पहला है कि वृद्धि श्वास आरुचि। ठीक है, ये क्या करेगा, वृद्धि कर देगा किसकी, श्वास की और आरुचि की। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि श्वास और आरुचि की ये वृद्धि कर देगा। ठीक है, एक क्या करेगा, छंद आमय, छंद आमय कर देगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेगा, शोषो, शोष तो करेगा ही, और हिदमा, यहाँ पे हिदमा जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है। ठीक है, तो हिदमा जो है वो आया है हिक्का के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको देखना है कि ये जो है हिदमा के लिए कौन सा वर्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे बात ये है कि वाग्भट में अगर पूछा जाए कि वाग्भट ने कितने माने हैं आधारणीय वेग, तो 13 माने हैं, लेकिन अगर आंसर में 14 हो और 13 ना हो तो आपको 14 करके जाना है। ठीक है, और आपको इतना याद रखना है कि ये वृद्धि जो कास है वो कास को क्यों माना है, क्योंकि वृद्धि श्वास आरुचि और छंद आमय और सोसो हिदमा, ये आपको याद रखना है। कास उन्होंने उद्गार की जगह काश को लिया है। ठीक है,
तो इस प्रकार ये हमारा पहला पेज ख़त्म होता है। अभी हम सेकंड पेज, थर्ड पेज ऐसा करके पढ़ेंगे, तो आप इसको रिवाइज करने में भी आपको अच्छा वो रहे, तो इसके लिए आप इसको रोज़ के रोज़ एक एक पेज को पढ़ते जाएं और पिछला पेज रिवीजन करते जाएं, जिसके वजह से आपको ये कठिनाई नहीं जाएगी पढ़ने में। और ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना जाएं, ट्रिक के चक्कर में नहीं तो आप भूलेंगे, आप बल्कि उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और सिलेबस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई अदर कोई अदर टॉपिक पे चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, BMS से रिलेटेड भी आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।